नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। महाकुंभ का महाअनुष्ठान जारी है। 43वां दिन है आज और इन 43वें दिन में 63 करोड़ के लगभग श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हालात ये हैं कि लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला रुक नहीं रहा है, क्योंकि महज 3 दिन बाकी है महाकुंभ के समापन में। 26 तारीख को होने वाली महाशिवरात्रि के अमृत स्नान को लेकर भी लोगों की संख्या सतत और निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन एक तरफ लोग पहुंच रहे हैं, आस्थावान पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं आस्थावानों पर गंदी नजर रखने वाले कुछ लोगों की मौजूदगी भी इस महाकुंभ के दौरान देखी गई। महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसा सामने आया जिसने सबको हैरत में ही नहीं डाला बल्कि परेशान कर दिया, क्योंकि इसी महाकुंभ में जब महिलाएं आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची तो कुछ ऐसे पापी, कुछ ऐसे शैतान वहां मौजूद थे जिन्होंने उनकी स्नान करती हुई तस्वीरों को पहले तो खींचा और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक बिजनेस खड़ा किया गया उन तस्वीरों के माध्यम से। डार्क वेब पर उसे बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये गंदी जो हरकत की गई, ये जो काला धंधा, गोरख धंधा किया गया, इसके पीछे कई बड़ी साजिश भी हो सकती है। इस बात को लेकर भी जांच शुरू हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई, सरकार प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एक्शन भी शुरू कर दिया। 103 ऐसी सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनके हैंडल्स हैं जिन पर एक्शन लिया गया है। 15 के लगभग एफआईआर लॉन्च हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिन लोगों को पकड़ा गया है, क्या वो काफी है, या अभी महाकुंभ में वो महापापी मौजूद हैं जो यहां पर आ रही जो महिला आस्थावान हैं, जो महिला श्रद्धालु हैं, उन पर पापी नजर रखे हुए हैं। ये समाज के वो विकृत चेहरे हैं, वो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ के महाअनुष्ठान को अपवित्र करने का प्रयास किया है। आज इसी पर हम खुलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि महाकुंभ की चर्चा हो रही है और महाकुंभ में पहुंचने वाले लोगों का सिलसिला लगातार जारी है, तो केवल सड़कों पर ही जाम नजर नहीं आ रहा, अब तो देखिए हवा में भी जाम होने लग रहा है। इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। आइए सीधे आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखते हैं। बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ में अब हवा में भी ट्रैफिक जैम हो रहा है। यानी लोगों को पहुंचने की इतनी होड़ है, लोग पहुंचना चाहते हैं, ये मौका नहीं चूकने देना चाहते, और यही वजह है कि हवा में भी अब ट्रैफिक जैम हो रहा है। अप्रत्याशित चार्टर्ड विमान जो पहुंच रहे हैं वो इस जाम का मुख्य कारण बन रहे हैं। प्रयागराज हवाई अड्डे पर क्षमता से अधिक हवाई जहाजों की मौजूदगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि न केवल सड़कों पर बल्कि हवा में भी ट्रैफिक जैम होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रत्याशित चार्टर विमानों के कारण घंटों हवा में प्रतीक्षा कर रहे हैं हवाई जहाज। प्रयागराज हवाई अड्डे की क्षमता के कई गुना हवाई जहाजों का संचालन यहां किया जा रहा है। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग अभी तक महाकुंभ नहीं पहुंचे थे वो किसी भी हाल में वहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। 3 दिनों का वक्त अभी बस बाकी रह गया है। 26 तारीख को महाकुंभ का समापन हो जाएगा और इस महाअनुष्ठान से वो चूके नहीं, इसलिए न केवल सड़कों के माध्यम से बल्कि आकाश के माध्यम से, यानी ट्रेन, बस, कार और हवाई जहाज, हर तरफ से लोग पहुंचना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि अब हवा में भी ट्रैफिक जैम की खबरें आने लगी हैं। तो एक तरफ तो आस्थावान पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ महाकुंभ पर ऐसे महापापियों की भी मौजूदगी है जो इन आस्थावान की महिलाओं, जो खासतौर से महिला श्रद्धालु पहुंच रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। चुनौती सरकार के सामने है, प्रशासन के सामने है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक समेकित आवाज उठाकर समेकित समाधान की जरूरत है। वो समाधान क्या होगा, ये कितना बड़ा खतरा है, क्या ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इन सब पहलुओं पर खुलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट। तिरसठ करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन इसी भीड़ में कुछ वहशी मानसिकता के अपराधी भी सक्रिय हैं, जो महिलाओं की पवित्रता को शर्मसार करने में जुटे हैं।
ये साइबर अपराधी गुप्त कैमरों और मोबाइल से नहाती हुई और कपड़े बदलती हुई महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डार्क वेब, टेलीग्राम और पॉर्न साइट्स पर बेच रहे हैं। जांच में सामने आया है कि महिलाओं की तस्वीरों और वीडियो को टेलीग्राम चैनलों पर टीजर के तौर पर पोस्ट किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि 1999 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेने पर और भी स्पेशल कंटेंट मिलेगा। यही नहीं, कुछ वीडियो को पॉर्न साइट्स पर भी अपलोड किया जा चुका है, जिससे इन दरिंदों की मंशा और बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है। आखिर कौन है ये साइबर दरिंदे? गुप्त कैमरों और मोबाइल से महिलाओं को बना रहे निशाना, टेलीग्राम और डार्क वेब के जरिए चल रहा घिनौना कारोबार विदेशी पॉर्न साइट्स तक पहुंच चुका है। महाकुंभ का शर्मनाक वीडियो कंटेंट। महाकुंभ जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संत समाज और श्रद्धालु इस अपराध के खिलाफ एकजुट होकर इन दरिंदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस और साइबर क्राइम एजेंसीज ने मामले की जांच तेज कर दी है। जल्द ही इन अपराधियों को पकड़कर कठोरतम सजा दी जाएगी और किसी भी कीमत पर आस्था के इस पवित्र पर्व को अश्लीलता की मंडी नहीं बनने दिया जाएगा। जरूरत इस बात की भी है कि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष बंटकर नहीं, बल्कि सरकार और विपक्ष मिलकर एक बड़ी मुहिम छेड़े, ताकि ऐसे दरिंदों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। महाकुंभ आस्था और संस्कार का पर्व है, इसे दूषित करने वालों की खैर नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो महाकुंभ के महापर्व को अपवित्र करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ एकमुश्त होकर, यानी एक साथ एक सुर में आवाज उठाने की जरूरत है। इस पर अगर राजनीति करेंगे तो ये मुद्दा भी हल्का हो जाएगा। इस पर राजनीति नहीं करने की जरूरत है, बल्कि एक साथ मिलकर हल्ला बोलने की जरूरत है। ये कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी साजिश हो सकती है, आइए इन सब विषयों पर खुलकर बात करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक यादव जी। साथ ही साथ हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं और हिंदू धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। इसी के साथ हमारे साथ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर अरविंद जैन जी भी जुड़ चुके हैं और जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट बरखत रेहन जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद जैन जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे पता चला आपकी तबीयत नासाज है और हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा और बड़ा गंभीर मुद्दा हो जाता है। महाकुंभ के महाअनुष्ठान में हमने ये देखा कि आधी आबादी ने सबसे ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन उसी आधी आबादी पर ये संकट के बादल हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा सुनियोजित तरीके से ये जो पूरी साजिश रची गई, क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय हाथ भी हो सकता है? क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है हमारे इस महाअनुष्ठान के खिलाफ? देखिए, जब तक ये प्रूव ना हो जाए तब तक ऐसा कहना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। बहुत से लोग घाटों पर खड़े रहते हैं, मैंने कुंभ में देखा, और फैमिली की फोटो लेते रहते हैं नहाते हुए। अब उसी में किसी ने दाएं बाएं भी फोटो अगर ले ली तो पता नहीं चल पाता है कि किसने कोई स्नैप ले लिया। इसका तो तरीका यही है कि जो भी जिन जिन साइट्स पर इनको अपलोड किया जाए, उन साइट्स के ऊपर एक्शन हो और कौन से नंबर्स से ये अपलोड किए गए हैं उनको ट्रेस करके। आज की तारीख में सब टेक्नोलॉजी है। अभी 3 अरेस्ट भी हुई हैं महाराष्ट्र से, उसमें कुंभ के वीडियोस भी मिले हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। और मैं समझता हूं कि इस पे सस्टेन्ड काम होगा तो अवश्य ट्रेस कर लिए जाएंगे कि ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार के जो वीडियोस हैं उनको अपलोड कर रहे हैं। उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो यहाँ पर ये संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे भी विकृत मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं जो महिलाओं के प्रति अच्छी सोच नहीं रखते हैं, वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसे लेकर तो, और आजकल साइबर क्राइम को लेकर तो हमने देखा है कि साइबर क्राइम की दुनिया कितनी बड़ी हो चुकी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ये कुछ हुआ उसके पहले ही एक रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए था कि ऐसी हरकतें अगर शुरू भी हुई हो तो उसी समय अगर उसे रोक दिया जाता तो ये घटना इतनी बड़ी नहीं हो जाती, वृहद स्तर पर शायद रुक जाती?
देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से लोग हैं। ये तो फैमिलीज के साथ भी होते हैं और बिना फैमिलीज के भी होते हैं। घाटों पे खड़े रहते हैं बहुत से लोग। वहां पे पक्षी उड़ रहे हैं, संगम घाट की फोटोग्राफी कर रहे हैं। उसी में किसी ने ये फोटोग्राफी भी कर ली। ऐसा नहीं मैं समझता हूँ, क्योंकि वहां पुलिस फोर्स भी रहता है। अगर कोई इस प्रकार के शोधे होंगे जो केवल इसी यही यही फोटो खींचने के लिए वहां पर होंगे, तो जो उनके परिवारीजन हैं वो भी आपत्ति करेंगे और पुलिस भी आपत्ति करेगी। इसको मैं समझता हूँ, इस पे कार्य चल रहा है। अवश्य ही इसका पूरा का पूरा जो नेक्सस है उसका भंडाफोड़ होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आलोक वत्स जी, अब सीधे आपके पास आ रही हूँ। फॉर्मर डीजीपी अरविंद जैन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ ऐसे सौदे हर जगह होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो स्थिति बनी, ये स्थिति अब छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय हो चुका है। क्योंकि जो अभी तक अगर देखिए आंकड़े कह रहे हैं कि 63 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है, लेकिन जो लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जो लगा चुके हैं, उनके मन में अब एक कहीं ना कहीं से संशय बैठ गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर की महिलाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उनकी कहीं फोटोग्राफ्स ना ले ली गई हो, उनको कहीं वायरल ना किया जा रहा हो। तो ये एक बड़ी गंभीर विकट समस्या हो गई है। आलोक जी। लावनी जी का कहना सही है। ऐसा डर तो हर उस परिवार के साथ बन गया होगा जिन्होंने कुंभ में जाके स्नान किया है, और अब इस तरीके का जो वीडियो की बातें हो रही है और जो वीडियो वायरल भी हुए हैं बहुत जगह, तो ये डर तो स्वाभाविक है। लेकिन ये हमारे समाज की विकृत मनोदशा को दर्शाता है। हमारे जिसको कहते हैं ना डर्टी माइंड, ये उस तरीके के लोग हैं जो वहां, और कुछ हम भी उसके लिए दोषी हैं। अरे अगर आप जाते हैं कुंभ में, अपना स्नान कीजिए, लौट आइए, खुद सेल्फी लेने लगते हैं 50 एंगल से, और उसको फिर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर लोड करते हैं। पता नहीं हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, कुंभ कर लिया तो। अरे कर्मों के कारण जाने जाओगे, चाहे कोई भी स्नान कर लो। जो वीआईपी लोग भी जा रहे थे, जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, मैं उसके भी विरुद्ध था कि वीआईपी का क्या मतलब है भगवान के दरबार में। जिसका भी वहां पर मूल्यांकन होगा वो उसके कर्मों के आधार पर होगा। चाहे वो 100 बार कुंभ में स्नान कर ले, लेकिन अगर उसकी सारी मानसिकता पापियों वाली है तो वो नरक जाएगा। तो इस तरीके के लोग, और ठीक कहा जैन साहब ने कि आजकल तो बहुत विकसित हो गया है टेक्नोलॉजी, इन लोगों को ट्रेस किया जाए कि किस जगह से। और विदेश में तो खैर ये सब बहुत होता है, पोर्न की साइटें बनती हैं, उसको लोग खरीदते हैं, उसको लोग सब्सक्राइब करते हैं। ये धीरे धीरे ये कल्चर अब इंडिया में भी आना चालू हो गया है। अभी तो बड़े शहरों से होकर अब ये छोटे जगह पे भी उतर गया है। आलोक जी, नहीं लगता आपको कि दरअसल ये बात तो सही है कि ये जो दुनिया है, जो ये डार्क वेब की दुनिया है, वो बहुत बड़ी और खतरनाक हो चुकी है। लेकिन क्योंकि सरकार ने डिजिटल महाकुंभ की अवधारणा रखी थी, यानी अगर 63 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 50 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन्स वहां पर मौजूदगी, उनकी उपस्थिति मोबाइल फोन्स की भी है। यानी तो ये जो संभावना थी, इस तरीके की चीजें, मोबाइल एक हाथ में होना, मतलब वो अगर आपके उपयोग की चीज है तो फिर वो आपके लिए खतरनाक भी है। तो कहीं ना कहीं से ये डिजिटल महाकुंभ की जो अवधारणा रही, क्या उसका फायदा तो इन लोगों ने नहीं उठा लिया, ऐसे लोगों ने? देखिए लावनी जी, मोबाइल को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता कि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आजकल तो एक से एक चीजें आ गई हैं। वो पेन में कैमरा लगा रहता है, और गले के लॉकेट में कैमरा लगा रहता है। वो आपका औरत का जो सिर में लगाते हैं वो क्लिप पिन, उसमें कैमरा फिट रहता है। तो कहां कहां तक गवर्नमेंट, ये विकृत मानसिकता के लोगों को ट्रेस करके इनको उल्टा लटका दिया जाए इंडिया गेट पर और धुआं दे के मार दिया जाए। ये जब तक इस तरीके का शक्ति नहीं आएगा, ये लोग बताइए, बहू बेटी जब तक शक्ति नहीं होगी। बिल्कुल अशोक जी, अब आपके पास आ रही हूँ। आप लोगों ने कहा कि सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वो महिलाओं की मान सम्मान की सुरक्षा करती, मान सम्मान की रक्षा करने में सरकार फेल हुई है, अखिलेश यादव जी ये कहते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी है, और उस समाज की है जिसे हम कहते हैं कि एक अच्छा समाज। लेकिन समाज में ही विकृत मानसिकता के लोग हों तो खाली क्या सरकार को कोसना ये काफी है?
अशोक जी। देखिए लावनी जी, ये जो है कई स्तर पर इस सब चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। समाज में जो नैतिक पतन हुआ है खासतौर से मानसिक स्तर पर, ये मानसिक स्तर का जो पतन है इसी की वजह से सामाजिक स्तर पर भी पतन हो रहा है। इसी वजह से आए दिन जो विभत्स घटनाएं जो माताओं बहनों के साथ घटित हो रही हैं, ये नैतिक और सामाजिक पतन का ही वजह है। दूसरी बात कि अगर सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, डिजिटल कुंभ की बात करती है, तो उस सरकार को डिजिटल क्राइम पर कंट्रोल करने की भी बात उसके साथ करनी चाहिए। हम लोग अप्रिशिएट करते हैं जो डिजिटल चीजें होती हैं, समाज को आगे ले जाती हैं, एक ईज ऑफ डूइंग, आप हर चीज में उसको यूज कर सकते हैं, चीजों को आसान बनाती है। लेकिन डिजिटल क्राइम या साइबर क्राइम जिसको हम लोग इतना प्रसारित कर रहे हैं, आज भी वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए सबसे पुअर सक्सेस रेट हिंदुस्तान का है। तो कहीं ना कहीं ये चूक, तो अगर हम सत्ता में रहते तो हमारी चूक मानी जाती। अगर आज भाजपा सत्ता में है तो सरकार को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बिना विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए ही सरकार को आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए होते, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते थे कि डिजिटल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो आज हमारी माताओं बहनें की जो अस्मत है वो नीलाम होने से बच गई होती। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि इस तरह की जो भी चीजें अगर पकड़ में आ रही हैं तो सरकार को उसके बिल्कुल तह तक जाने की जरूरत है कि एंड इसका कहां खत्म, मतलब आखिरी व्यक्ति कौन है जिसके लीडरशिप में या जिसके नेक्सस में इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, और उसमें व्यक्ति किसी भी दल से, किसी भी तरह से जुड़ा हो, किसी भी सामाजिक स्तर पर उसका कितना बड़ा नेटवर्क हो, सरकार को इतनी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक नजीर बने कि इस तरह की सरकार ने घटनाओं तो को देखिए, सरकार और प्रशासन की तरफ से तो कार्रवाई शुरू हो गई, एक्शन शुरू हो चुका है। 103 ऐसे सोशल मीडिया साइट्स के हैंडल्स हैं जिस पर एक्शन हो रहा है। 15 के लगभग लोगों की गिरफ्तारी, अभी तक एफआईआर लॉन्च हो चुका है उन पर, और लगातार एक्शन के लिए अब सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है और ज्यादा पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल विकृत मानसिकता का था। क्या आपको नहीं लगता कि जो बयानबाजी हो जाती है, महाकुंभ को लेकर जो बयानबाजी हुई, उसका भी एक असर कहीं ना कहीं से ऐसे इन गंदी मानसिकता वाले लोगों पर पड़ा? अशोक जी, शॉर्ट कमेंट। नहीं, देखिए बयानबाजी अलग बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब अगर सरकार कहती है ना कि हम लाखों अकाउंट्स पर नजर बनाए रखे हुए हैं, आपने एक दो नहीं कई प्लेटफॉर्म से सुना होगा, हम लाखों अकाउंट, करोड़ों अकाउंट्स पर नजर बनाए हुए हैं। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी भी अकाउंट से अगर फेक इंफॉर्मेशन प्रचारित किया जाएगा उसके खिलाफ तत्काल एक्शन हो रहा है। तो ये सब लाखों अकाउंट्स में इस तरह के अकाउंट्स क्यों छूट गए सरकार से? बताइए अशोक, इन अकाउंट्स पे उनकी नजर क्यों नहीं रखी गई? जल्दी से बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, बाकी के दो मेहमानों के पास फिर जाती हूँ। आलोक जी, अगर सभी अकाउंट्स पर नजर थी तो फिर ऐसे लोगों पर से नजर क्यों नहीं जा पाई? ऐसे लोगों पर आलोक वत्स जी, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, इस सवाल का जवाब अशोक जी जरूर लूंगी मैं आलोक जी से, लेकिन हमारे साथ क्योंकि डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी हैं और स्वामी देवानंद महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रावत, आपके पास से पहले आ रही हूं कि इस तरीके की जो परिस्थिति बनी है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि हमने हर स्तर पर कीर्तिमान रच दिया है, हर कदम पर, हर दिन महाकुंभ का हर दिन एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। लेकिन उसी कीर्तिमान पर अगर इस तरीके के विकृत मानसिकता वाले लोग इन परिस्थितियों को जन्म दें कि महिलाओं की तस्वीरें लेकर उन्हें डार्क वेब पर उसे वायरल कर देना, बेचना अपने फायदे के लिए, तो ये क्या बताता है कि हमारे लिए चुनौती ज्यादा बढ़ चुकी है? धर्म जो सनातन है, जिसकी मजबूती दुनिया देख रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उससे डर गए, भयभीत हो गए। उन्होंने, कहते हैं ना, अवसर ऐसा खोजा और उस अवसर के साथ साथ धर्म को भी टारगेट कर लिया, आस्था को टारगेट कर लिया। देखिए लावनी जी, जब भी आगे से सरकार कोई भी हो, जब सरकार इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का जब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करती है उनको, तो उस समय ध्यान रखना चाहिए कि जितना धार्मिक लोग होते हैं उतने पापी लोग भी होते हैं। ये सतयुग से लेकर के कलयुग तक चला आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर ग्रहों में भी दो ग्रुप हैं, एक राक्षस ग्रुप है, एक देवता ग्रुप है। तो देवता अच्छा काम कर रहे हैं, अपना स्नान कर रहे हैं, लेकिन राक्षस, उन्होंने ही तो यहां पर धोखे से अमृत को पिया था ना, तो गर्दन काट दी गई थी। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हर धार्मिक आयोजन में होते हैं,
ये यहाँ नहीं है, ये वैष्णो देवी में भी लोग जेब काटते हैं, ये अमरनाथ में भी बुरे लोग होते हैं, ये हर जगह पे होते हैं। तो सरकार को आगे से ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई धार्मिक उत्सव होता है, कहीं पर भी हो, वहां पर इस प्रकार के जो नकारात्मक एलिमेंट है उनसे सावधान रहने की जरूरत होती है। वो कुछ भी कर सकते हैं। ये स्नान का मामला है, जहां स्नान का मामला नहीं वहां जेब काटी जाती है और वहां पर स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, लूटे जाते हैं, उनके मोबाइल छीने जाते हैं, उनकी चैन पुलिंग हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति, तो आप ये नहीं सोचें कि प्रयागराज है, यहाँ सभी पाप धोने के लिए जा रहे हैं, पाप करने के लिए भी लोग आते हैं। तो इस प्रकार के राक्षस भी होते हैं कि मनुष्य की मानसिकता को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य सामने से दिखाई कुछ और देता है और कभी कभी उसके मन के अंदर भैंसीपन होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा किस प्रकार की कुंभ के अंदर अव्यवस्थाएं फैलाने की कोशिश करी है। वो चाहे किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं। तो लावनी जी, सरकार को आगे से ध्यान रखना चाहिए और प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए जब भी इस प्रकार के कोई आयोजन रावत होते हैं। साहब, हम लोग बार बार सरकार, देखिए सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? क्योंकि ये समाज से ही तो ये चीजें आ रही हैं। जो लोग हैं वो समाज का हिस्सा है, जो बना रहे हैं वो भी समाज का हिस्सा है, जो बेच रहे हैं वो भी समाज का हिस्सा है, और जो ऐसे वीडियोस खरीद रहे हैं, पैसे देकर खरीद रहे हैं, वो भी समाज का हिस्सा है। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, सवाल तो ये है ना कि सरकार पर या प्रशासन पर उंगली उठाकर इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। समाज ही, अगर समाज में ही ऐसे लोग हों तो वो ज्यादा बड़ी चुनौती हो जाती है। क्या ये जो समाज के अंदर रहने लोगों की विकृति है, क्या इसलिए हो चुकी है क्योंकि देश में और दुनिया में इतने ज्यादा यूट्यूब चैनल्स हो चुके हैं? और अभी आपने कुछ दिन पहले, आप सभी ने सुना होगा कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो माता पिता को लेकर भी अश्लील टिप्पणियां करते हैं। ये तो कहिए कि हमारे सत्य सनातनी और आज के युवा कुछ जागृत हो चुके हैं कि उन्होंने ऐसे कंटेंट को नकारा और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन परोसा तो जा रहा है। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया है, जो भी अकाउंट्स हैं, वो अश्लीलता की पूरी पूरी थाली लेकर सामने आ जा रहे हैं। तो फिर मानसिकता तो बिगड़ेगी ही ना। देवानंद महाराज, लावनी जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए आजकल क्या हो गया है कि हम डिबेट पे बैठते हैं बस सरकार के ऊपर, और जितने पक्ष विपक्ष ये एक दूसरे पर बस अपना आरोप प्रत्यारोप किस प्रकार से ठोक दे दूसरे को, सरकार गिर जाए और हमारी वाहवाही हो जाए। मानवता तो हमारे डिबेट चैनल से प्रारंभ होनी चाहिए। इस प्रकार की बातों पर राजनीति न करके देखना चाहिए कि सबसे पहले ये नैतिक पतन, इसका कारण क्या है। हर युग में राक्षस रहे हैं, हर युग में इस प्रकार की बातें रही है। राम राज्य में भी था, आज भी है। लोगों की मानसिकता अचानक सभी लोग दूध के धुले हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक बहुत बड़ा सभी का दायित्व बनता है कि किस प्रकार से अभिभावकों को शिक्षा दी जाए कि अपने संतान को क्या शिक्षा दी, घर में क्या सीख रहे हैं, स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जा रहा है, नैतिक शिक्षा कहाँ हो रही है। लोगों का जो नैतिक पतन हो रहा है, यहाँ धर्म से जुड़ने की, योग से जुड़ने की, प्रतिदिन प्राणायाम करने की, थोड़ा पूजा पाठ करने का, ये हमारा सनातन का एक हमारा इस प्रकार से जीवन शैली रही है। हमारी जीवन शैली लोगों की बिगड़ रही है। माता पिता भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिक्षण संस्थानों की भी गलती है। जड़ को पकड़ना होगा, फुनगी को पकड़ने से कोई फायदा नहीं। चोर हमेशा हर युग में रहे हैं, चोरी करेंगे। पुलिस का काम है और सरकार का काम है ठीक करना। इसके लिए भैया जो फोटो खींच रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, वहां जाकर योगी जी खड़े हो जाएंगे, अशोक जी खड़े हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रह गई बात, जब पकड़े गए, ऐसी वारदात हुई, देखिए सरकार एक्शन में आई और तुरंत से आप दिखा रहे हैं, देखिए अपने फुटेज में किस प्रकार से कंट्रोल किए जा रहे हैं पुलिस वाले, और इसका परिणाम भी क्या आया वो भी देखने को मिला। कितने लोगों पे FIR हुआ, कितनी गिरफ्तारियां हुई है। तो ये तो कभी भी किसी भी युग में था, कोई नहीं कर सकते कि कोई भी सरकार आ जाए इस प्रकार की वारदात होगी ही नहीं। निश्चित रूप से आगे सीखने की चीज है, ऐसा भी हो सकता है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल, कैसे रोका जा सकता है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अशोक जी ने एक सवाल पूछा था, आलोक जी, हालांकि मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि इस पर पक्ष विपक्ष जैसी परिस्थिति बने, इसमें तो समेकित रूप से आवाज उठनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक जो सवाल उन्होंने पूछा था इस पर भी जिक्र जरूर होना चाहिए कि अशोक जी ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आलोक जी कि जो परिस्थिति बनी, अगर पहले से ही प्रिवेंटिव कुछ मामले में हो गए होते तो शायद ये स्थिति आती ही नहीं। आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं वो
वो बहुत ही दुखद है। ये चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहां तो आस्थावान पहुंच रहे हैं, वहां तो जो महिलाएं पहुंच रही हैं वो इस सोच में भी नहीं पहुंच रही होंगी कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, या भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि उनकी तस्वीरों के साथ ऐसा कुछ हो जाए जो उनके लिए, उनके मान सम्मान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ा कर दे। तो क्या जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाने चाहिए थे, उन प्रिवेंटिव एक्शंस में क्या कोई कमी रह गई? हालांकि आप लोगों ने जो तैयारियां, व्यवस्थाएं, जो कि उसकी तारीफ करते लोग नहीं थक रहे हैं, मैं खुद वहां मौजूद थी और मैंने वो व्यवस्थाएं देखी है, लेकिन इस घटना के बाद से ये सवाल थोड़ा सा लाजमी बनता है। लावनी जी, इतने छोटे जगह पे कल तक 63 करोड़ लोगों को मैनेज करना, क्या आपको लगता है कि वहां व्यवस्था नहीं थी सही? अगर व्यवस्था सही नहीं होती, इतने छोटे जगह पे 63 करोड़ लोगों का आगमन हो जाता तो क्या से क्या हो जाता। ठीक है, एक हादसा हुआ जिसका हम सभी को अफसोस है, लेकिन जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, मैंने कहा मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लिया जाता, लेकिन जो पेन में कैमरा होता है, जो नोज पिन में कैमरा लग जाता है, जो हेयर पिन में कैमरा लग जाता है, वो कहां से? ये विकृत मानसिकता के लोगों को, ठीक कहा धर्मगुरु ने कि इनकी स्कूलिंग, इनका जो अपकीप है वो सही नहीं रहा है। अगर ये सही घर से सही शिक्षा लेके आए होते अपने माता पिता से, तो मुझे नहीं लगता इस तरीके का विकृत मानसिकता का इनके अंदर पदार्पण होता। और सरकार तो पकड़ रही है, कितने लोगों पर FIR हुआ है, कौन कौन सी साइट ये हुई है, और ये जो डार्क सीरीज पर जो ये लोग बेचते हैं और जो लोग खरीदते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इसको खरीदते हैं। मैंने देखा है कि 1999 में ये बेच रहे हैं कि ज्यादा अश्लीलता देखनी है तो इतना पेमेंट करो, कम देखनी है। ये कोई नॉर्मल इंसान इस तरीके की गतिविधि कर ही नहीं सकता है। कोई नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति बिल्कुल, आप ये सही बात है कि आपके नींव, दरअसल कहते हैं ना कि बीज अगर आप जितना अच्छा बोएंगे पौधा उतना ही अच्छा होता है। बीज में वो अच्छाई होनी चाहिए। हम जितना अच्छा अपने दिमाग को देंगे, हमारी सोच उतनी अच्छी होगी। जितना अच्छा हम खाते हैं उतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य रहता है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बरकत रेहान भी अब जुड़ चुकी हैं। बरकत जी, मुझसे एक ब्रेक लेने के लिए बहुत देर से कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद आपके पास आती हूँ, सवाल छोड़कर जाती हूँ आपके लिए कि क्या आप मानती हैं कि ये जो अश्लीलता परोसी जाती है सोशल मीडिया पर, वो एक विकृत मानसिकता का बहुत बड़ा आधार बनती है, और ऐसे लोग ही हो? तो महाकुंभ पर जो पापी नजर थी, आज उसी पर चर्चा हो रही है। सीधे बरकत रेहान के पास चलते हुए, बरकत जी, जो सवाल मेरा था कि क्या जो अश्लीलता परोसी जा रही है सोशल मीडिया साइट्स पर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, उससे समाज ज्यादा विकृत हो रहा है, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि आप समाज में उतरकर युवाओं के साथ बहुत काम करती हैं, और उस युवा पीढ़ी को ही किस तरह से विकृत किया जा रहा है, उसका जीता जागता प्रमाण ये कहा जा सकता है। ये जो हमारे सामने कहानी आई है, महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, ये बहुत अरसे से हो रही है, तकरीबन 10 साल तो मुझे ही हो गए हैं सुदर्शन पे इस बात को डिस्कस करते हुए कि रेगुलेटरी कमेटी कब आएगी। देखिए, सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा युवा किस ओर जा रहा है। देखिए, ये कंटेंट लाखों की संख्या में लोग बना रहे हैं, और ये अश्लीलता जो परोसी जाती है, ऐसी ही मानसिकता बन जाती है युवा की। तो जो एक युवा था, जो पढ़ने लिखने वाला युवा था, जो एक फैमिली में बैठ करके हंसी मजाक करने वाला युवा था, आज वो क्या हो गया? वो बस पूरा टाइम फोन पे या लैपटॉप पे ये ऐसी ही वीडियोस को देख रहा है, उन्हें वायरल कर रहा है, पैसे से खरीद रहे हैं, आगे लोगों को बता रहे हैं कि इतने पैसे में मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कारोबार, जिसमें भी पैसा इन्वॉल्व होता है, वो बहुत बड़ा कारोबार बन जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और कानून जो ऑलरेडी है, लेकिन साइबर कानूनों में बहुत बदलाव की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, साइबर कंप्लेंट्स मैंने खुद ने कम से कम 1000 लिखा चुकी होंगी, लेकिन उस पे कोई काम नहीं होता। सिर्फ आप लिखा दीजिए, वो कहते हैं लाखों आ रही है। तो फिर जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जब तक हम पुलिस में भी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, कि जब ऐसे केसेस उनके पास आते हैं, वो गंभीरता कहाँ है, क्यों नहीं अंत तक पहुंच करके? देखिए, गिरफ्तारी हुई, आज गिरफ्तारी हुई, कल बेल मिल जाएगी। कोई कड़ी से कड़ी सजा निर्धारित करनी पड़ेगी। सरकार का बहुत बड़ा रोल है, इस रेगुलेशन की जरूरत है, सख्त जरूरत है, अदरवाइज नतीजे और
बद से बदतर होने वाले हैं। अभी वैसे बहुत बहुत बुरा हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई नहाने की डाल रहा है, कोई किसी के नहाने की, महिलाओं के नहाने की वीडियोस वो खुद डाल रही हैं। पहले लड़कियां कैमरा देखते 10 बार देखती थी चेंजिंग रूम में कि कैमरा तो नहीं है, अब वो तो खुद कैमरा लगा करके कपड़े चेंज कर रही है। सुहाग रात का वीडियो डला हुआ है। अब बताइए, गंगा जी कुंभ में लोग किस आस्था के साथ जा रहे हैं, और 70 करोड़ लोग वहां जा चुके हैं अभी तक। तो आप जब ऐसी हरकतें जब सामने आती हैं, तो जो 70 करोड़ लोग आए हैं वो किसी आस्था के साथ ही तो आए थे, कुछ तो था ना वहां पे। लेकिन जब हम ऐसी बातें देखते हैं तो उनका मन भी खटता होता है। तो इनसे बचना चाहिए, ऐसी चीजें नजरें महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर किस किस नजर से आप पहुंच रहे हैं, किस सोच से पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मैं दोनों पॉलिटिकल बॉडीज से एक सवाल पूछूं, उससे पहले मैं दोनों धर्मगुरुओं के पास जाना चाहती हूँ। रावत साहब, क्या आप मानते हैं कि ये जो परिस्थिति बनी है उसका एक कारण ये है कि जो हमारी पीढ़ी है, आज की हो या जो बहुत पुरानी, अपने मैं अपने दादा परदादाओं की बात नहीं कर रही हूँ, अपने माता पिता के बाद की जो पीढ़ियां आ रही हैं, वो धर्म से दूर होती गई, धर्म की शिक्षा ही नहीं दी जाती है। अभी आप उनसे महाभारत और रामायण के पात्रों के बारे में पूछ लीजिए तो आज की पीढ़ी, जो खासतौर से युवा आज के हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा कैरेक्टर, कौन से पात्र किस काल के हैं, वो ये तक नहीं जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो धर्म से दुराव हुआ है वो इस बिगड़ी हुई, इस विकृत मानसिकता का सबसे बड़ा कारण है? देखिए लावनी जी, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेवार मानता हूं फिल्म इंडस्ट्री को और मॉडलिंग को। इन लोगों ने इतना गंद फैला दिया है, इन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को इतना नष्ट किया है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं दिया जा सकता। जिस आप ऐसी स्थिति में पिक्चरें बना रहे हैं आज, आप अपनी बहन बेटियों के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ पिक्चरों को नहीं देख सकते। ऐसी ऐसी एडें आती हैं, इतनी गंदी एडें आती हैं, उनको आप मुंह फेरना पड़ता है या टीवी को बंद करना पड़ता है, या बच्चे खुद ही टीवी को बंद कर देते हैं। अब ये वाली एड आने वाली है, तो कहां गया वो सेंसर बोर्ड? क्यों नहीं उसको रोकने की कोशिश करता? सनातन धर्म के ऊपर ये सारी चीजें क्यों लागू हो रही हैं? दूसरी चीजों पर क्यों नहीं एड लागू होती हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो संस्कृति है उसको नष्ट किया गया। और पिछली सरकारों ने और सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि हमारी जो किताबें थी उनमें से गीता का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, उसके श्लोक जो रटाए जाते थे हमें बचपन में, वो सब खत्म कर दिए। यानी एक सेकुलर एजुकेशन पैदा करने के साथ साथ, तो आदमी तो सोचेगा ना, अगर बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तो कॉन्वेंट की एजुकेशन को ही समझेगा, फिर वो सनातन धर्म की एजुकेशन को क्या समझेगा। इसलिए इसके लिए सेंसर बहुत जिम्मेवार है और इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री जिम्मेवार है। जो नंगापन जो फिल्म इंडस्ट्री ने फैलाया है, जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया है, हमारे पुजारियों को और हमारे मंदिरों को बदनाम किया है, हमारे भगवानों को अपमानित किया है, इन पर शिकंजा कसने की जरूरत है। और धार्मिक पिक्चरें तो बनती नहीं है। अगर धार्मिक पिक्चरें बन रही होती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, आपने सही कहा कि धार्मिक तो फिल्में ही बंद हो चुकी हैं, अब तो सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, क्या आप भी यही मानते हैं कि केवल, क्या हालांकि कहते भी यही है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कि क्या सिर्फ साहित्य और फिल्में और यही चीजें जिम्मेदार रही, या फिर राजनीतिक पार्टियां भी, सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, कभी किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की सरकार ने ये प्रयास किया ही नहीं कि स्कूलों में कम से कम वो पाठ पढ़ाया जाए जो धर्म से जुड़ाव रखता हो। देखिए, मदरसों में पढ़ाया जाता है, वो अपने धर्म से पीछे नहीं हटे, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में ये चीजें बहुत पीछे कर दी गई, एजुकेशन सिस्टम में ही उस चीज को नहीं लाया गया। मानते हैं स्वामी जी आप? बिल्कुल, रावत साहब ने जो बोला उस बात से मैं भी समर्थन करता हूं कि हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है। उतना ही नहीं, घर पे आप टीवी सीरियल देख रहे हैं, वहां भी इस प्रकार की अश्लीलता है कि घर पे बैठ के पूरे परिवार देख नहीं सकते। साधारण भी कोई बहुत रेयर ही ऐसे कोई सीरियल होते हैं कि घर पे कोई बैठ के देख सकता है। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष जो मैंने पहले बोला, नैतिक शिक्षा, शिक्षण संस्थानों में, घरों में दादा दादी का प्यार नहीं मिल रहा है, लोग वृद्धाश्रम में है, बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं मिल रही है, पूजा पाठ नहीं है, व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में व्यस्त है। किंतु अगर 2 मंत्र पूछ दिया जाए तो वो नहीं कर। मैं भी अब हम जब काम करते हैं, जब हम लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके पहले पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे के पास समय नहीं है। अगर उनका समय देखा जाए 24 घंटे में कितना काम, कितनी पढ़ाई करते हैं वो, उन्हें हम अगर बता देते हैं कोई रिचुअल्स की हमें धर्म से संबंधित ये काम करना है, तो करते नहीं, मुंह फेरते। माता पिता भी बोलते इसके पास समय नहीं है। तो माता पिता को भी पहले एडुकेट करना पड़ेगा कि आप अपने संतान को
कैसे संस्कार दे। बिल्कुल। पहले घरों पे महापुरुषों की फोटो लगाई जाती है, आज कैटरीना कैफ और बाकी सिनेमा वालों का उनके मोबाइल पे और घरों पे दिखता है। नहीं, लेकिन संस्कार चलिए एक बात तो मैं कहूंगी जरूर स्वामी जी कि अब मुझे लगता है कि क्योंकि अगर 63 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, सभी सनातनी हैं, तो कम से कम एक ये अच्छाई लेकर तो वापस लौटेंगे। शायद अब जो आगे की परिस्थिति होगी वो थोड़ी बदली हुई होगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण अब सवाल है, मैं दोनों पॉलिटिकल बॉडीज के पास अब आ रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसे रिफॉर्म्स को लेकर। सबसे पहले मैं अशोक जी आपके पास आ रही हूँ, इसका जवाब फिर आलोक जी से लूंगी। अशोक जी, मुझे याद है कि इस तरीके की परिस्थिति पहले भी बनी और हमने बड़ी चर्चा की, और तब भी ये कहा गया था कि जो धर्म से दूर कर दिया गया है युवाओं को, तो उस वक्त ये कहा गया कि क्यों नहीं स्कूल में फिर गीता का पाठ कराया जाए, रामायण और महाभारत का, मतलब जो हमारे धर्म पुराण है वो उनका पाठ होना चाहिए। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें आपकी पार्टी भी थी, आप लोगों ने कहा था कि भाई ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। क्यों धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है? शायद अगर धर्म से जुड़ाव होता, सत्य सनातन से जुड़ाव होता, तो ये परिस्थिति नहीं बनती, ये विकृत मानसिकता नहीं होती। अशोक जी। लावनी जी, देखिए, सरकार को स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ स्वच्छ समाज अभियान भी चलाने की जरूरत है। नहीं, केवल सरकार की जिम्मेदारी है ये क्या? मैं बता रहा हूँ। और इसको स्कूलिंग से लेकर के जिम्मेदारी, स्कूलिंग, फैमिली, सोसाइटी, हर जगह से किसी बच्चे का नैतिक विकास होता है, उसके अंदर नैतिकता कैसे डेवलप होती है, स्कूल से, उसके फैमिली से, उसके फ्रेंड सर्किल से, उसके सोसाइटी से डेवलप होती है। दूसरी चीज, आपने जो धर्म को लेकर के सवाल किया, देखिए, हर व्यक्ति के अंदर, लावनी जी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चीज होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, मैं धार्मिक किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहा हूं, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं कि अगर व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। उसकी गलत चीजों को जोड़ने के लिए भी तो एक सोर्स होगा ना, स्रोत तो होता है ना। इसीलिए तो बात हुई थी कि पुस्तकें रखी जाए, पाठ्यक्रम में इन चीजों को पढ़ाया जाए। लेकिन विरोध करने में आप लोगों की पार्टी सामने आ गई, धर्मनिरपेक्षता की झंडा बरदारी करने लगी। एक धर्म को, एक पंथ को खुश करने के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए आप लोगों ने ये बातें कह दी। लेकिन उनके यहाँ तो देखिए मदरसों में पढ़ाया जाता है ना धार्मिक पुस्तकें, तो फिर हमारे सनातनियों को, हमारे सनातनी बच्चों को ये रामायण महाभारत और गीता का पाठ पढ़वाने में मुश्किलें क्या थी? सवाल ये है। लावनी जी, मैं बताऊं आपको, किसी किताब के पढ़ने से, किसी किताब का उच्चारण करने से वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो आध्यात्मिक हो जाएगा। किताब का उच्चारण सरकार भले अपने राजनीतिक लाभ के लिए तमाम सरकारें करती हैं कि ये पढ़ाया जाए, वो पढ़ाया जाए, वो अलग चीज है। समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। अरे आप पढ़कर ही, शिक्षा के माध्यम से ही आप स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। आज जैसे देखिए, आप अभी तक आप समाज की बात कर रहे थे, जैसे ही मैंने रामायण, गीता और महाभारत की बात करने की और आपके सुर पूरे बदल गए। यही अफसोस है, समाज में आप भी आते हैं, आपकी पार्टी भी आती है, और यही सोच समाज को बनाती है। साहब, कहाँ है इसमें एकरूपता? अभी आप शुरू में कह रहे थे एकरूपता होनी चाहिए, क्या तो बदल गया? नहीं, देखिए, बदला नहीं कुछ। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा जो स्कूलिंग होती है, स्कूलिंग से ही सरकार का ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, स्कूलिंग से ही सरकार का ऐसा सिलेबस होना चाहिए कि वो बच्चों में नैतिकता को रोपित करे। ठीक है आलोक जी, चलिए अशोक जी कह रहे हैं, हम आपकी सरकार से उम्मीद करते हैं कि भाई सरकार, केंद्र सरकार, कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तमाम स्कूलों में गीता, रामायण और महाभारत को लेकर पाठ्यक्रम को जोड़ने की दिशा में भी एक पहल करें। अशोक जी ने अभी कहा है, आपको वो कहते हैं कि भाई करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी इस सोच के साथ आगे बढ़ेगी जो अशोक जी की सोच है, अखिलेश जी की सोच भी यही हो। अगर ऐसा इनका मानना है तो स्वागत योग्य कदम है। हम इस चीज को आगे अपने शीर्ष नेताओं के पास रखेंगे। और सही कहा आपने, ये जो ग्रंथ हैं ये तो समाज का दर्शन है, समाज में रहने की सीख देते हैं। अगर इसको किसी को पढ़ाया जाए तो उसको उठना, बैठना, बोलना, करना सब आ जाएगा अगर वो उसके ऊपर कार्रवाई करे। और जो अभी दोनों धर्मगुरुओं ने कहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री और इन लोगों का दोष, ये मॉडलिंग का दोष है, उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो गाने गाते हैं लोग नए नए, इन गानों के शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये कितने असली। बिल्कुल, सारी चीजों पर रोक लगनी चाहिए, रोक लगे, चाबुक चले तो सब पर चले। बरकत रहे, लास्ट कमेंट जल्दी से समाप्त। परिवार में इन गानों को बजा नहीं सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बरकत रहे, बरकत रहे। बजा के रात भर डांस करते हैं,
अगर जब हम मदरसों की बात करते हैं तो मदरसे कितने धड़ल्ले से चल रहे हैं, कोई बंद कर पाता है उन्हें? चाहे वहां कुछ भी सिखाया जाए, लेकिन गुरुकुल नहीं पढ़ाने की बातें करते। बड़े बड़े गुरुकुल जो है वो बैठे हैं कि हमें जगह मिल जाए तब हम शायद काम बढ़ा पाए, उसकी ओर कोई भी नहीं सोचता। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार और वर्तमान विपक्ष दोनों मिलकर इस दिशा में कोई समेकित समाधान लेकर आएंगे। और प्लीज इस मुद्दे पर राजनीति मत करिए, ये हमारे देश की महिलाओं की मान सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतनी अनुमति मुझे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था ये। मुद्दा केवल राजनीति का नहीं है, मुद्दा सामाजिक है। इसलिए अगली बार जब कभी भी इस तरीके की परिस्थिति बने तो अपने इर्द गिर्द भी सोचिएगा कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं, हमारे आसपास के समाज के निर्माण में हमारा क्या योगदान है, हम समाज को कैसे दूषित होने से बचा सकते हैं, कैसे उसे दुरुस्त कर सकते हैं। जब ये सोच हम अपने से शुरू करेंगे, यानी एक व्यक्ति भी अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ेगा और इसके पीछे जब कारवां निकल चलेगा तो यकीन मानिए महाकुंभ के इन महापापियों को बख्शने के लिए बचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही, लेकिन इस वक्त एक कोई बड़ी खबर आ रही है। जरा ब्रेकिंग न्यूज की तरफ भी चल लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये कह रही है कि सुरक्षा को लेकर मिजोरम से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज मिजोरम से जुड़ी हुई है। सुरक्षा को लेकर ये बड़ी खबर है। असम राइफल्स ने विस्फोटकों की बड़ी खेप जब्त की है। मिजोरम से बड़ी खबर है। चकावरतुईचुन जा रहे वाहन की तलाशी में विस्फोटक बरामद हुआ है। 622.5 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है। सोचिए कितना ज्यादा मात्रा में विस्फोटक है। मिजोरम से बड़ी खबर है जहां सुरक्षा को लेकर ये बड़ी खबर आई है। विस्फोटक बरामद किया गया है असम राइफल्स की तरफ से। विस्फोटकों की बड़ी खेप है। वेवाकॉन पुलिस ने दो महिलाओं और एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया है। 3 लोग यानी गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। विस्फोटक को ले जा रहे 407 वाहन थे। विस्फोटकों को जांच के लिए मिजोरम पुलिस को फिलहाल सौंप दिया गया है। टाटा 407 वाहन से ये सभी जो विस्फोटक हैं वो बरामद किए गए। देखिए तस्वीरें भी अब आपके सामने रख रहे हैं। बड़ी खेप बरामद की गई है असम राइफल्स की तरफ से। मिजोरम से ये बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत खास खबर हो जाती है। हालांकि ये अब आप देखिए तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोटक कितनी ज्यादा मात्रा में थे। 622 किलोग्राम से ज्यादा ये विस्फोटक थे। टाटा 407 वाहन जिसे जब्त किया गया उसमें ये विस्फोटक थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 महिलाएं एक पुरुष शामिल है। वेवाकॉन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यानी ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती बन सकते थे, लेकिन समय रहते असम राइफल्स के जवानों ने इसे क्रैक किया और इन्हें धर दबोचा गया है। विस्फोटक ले जा रहे सिविल टाटा 407 वाहन को भी जब्त कर लिया गया है।